सत्यमेव भारत न्यूज चैनल की तरफ से चैनल के समस्त श्रोताओं और दर्शकों के लिए हार्दिक अभिवादन। आइए आज हम आपको जनपद बदायूं के ऐसे महानुभावों से मिलाने वाले हैं जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से एक दूसरे के कई दशकों से मित्र बने हुए हैं। लगभग प्रतिदिन ये दोनों ही मूर्तियां, दोनों ही व्यक्तित्व आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और विशेष बात यह है कि इन दोनों के बीच जो संबंध का सूत्र है वो पौराणिक है, आध्यात्मिक है, सनातन सूत्र है। ये इस सूत्र ने व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रभावित किया और मैं इन दोनों महानुभावों के बीच बैठकर इनकी बड़ी सुंदर प्रभु चर्चाओं के साथ साथ इनके अतीव गहन विस्तृत अनुभवों से भी लाभान्वित होता रहा हूं। मैं जब इन दो लोगों से मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो को मैं संपूर्ण भारतीय सनातन समाज की ऐसी दो प्रतिनिधि मूर्तियों से मिल रहा हूं जिन्होंने भारतीय समाज को पिछले लगभग 7-8 दशकों से बनते संवरते देखा है। जनपद बदायूं जिनके सामने अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ये बदायूं शहर उनके सामने बना, सजा और संवरा और आज जिस स्थिति में ये समाज बदायूं का है, बाहरी और आंतरिक स्तर पर, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर, उस सब के ये साक्षी रहे हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं दोनों विभूतियों से। एक है डॉक्टर चुन्नीलाल वार्ष्णेय जो लगभग 8 दशकों से लगातार इस बदायूं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी विरासत के साक्षी हैं, इसके विकास यात्रा के सतत सहगामी रहे हैं। दूसरे हैं श्री नरेश सिंह सोलंकी, नरेश सिंह चौहान जो सब इंस्पेक्टर पद से पुलिस से रिटायर हैं और जिन्होंने अपनी संपूर्ण सेवा बदायूं के विभिन्न जिलाधिकारियों के साथ उनके हमराह के तौर पर, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी के तौर पर सेवा दी है। आइए मैं दोनों विभूतियों से आपको मिला रहा हूं और दोनों की खूबी यह है कि सामाजिक शुचिता का जीवन जीते हुए आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया और साथ ही साथ भारतीय सनातन संस्कृति पर चर्चा की और निरंतर प्रभु का गुणगान भी प्रतिदिन ये करते आ रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात में करवाता हूं सबसे पहले नरेश सिंह चौहान से। चौहान साहब नमस्कार। आप मुझे ये आज बताएं कि किस प्रकार से आप एक ऐसे विभाग में सेवारत रहे जिस विभाग को यह माना जाता है कि जिनकी कार्यशैली आक्रामक होती है और जिनका शब्द शिल्प, सौष्ठव और आचार विचार अपेक्षाकृत बहुत अधिक सात्विक नहीं रहता, अर्थात पुलिस विभाग की बात करें तो। लेकिन आपने अपना पूरा जीवन रामचरितमानस के साथ गुजारा और आज भी आप प्रभु श्री राम पर चर्चा करने में आत्यांतिक सुख का अनुभव करते हैं। ये प्रवृत्ति आपके अंदर कैसे आई? ये संस्कार आपको कहां से मिला? संस्कारों वाली बात अगर होती है नहीं तो विभाग की जहां पर बात होती है नहीं तो विभाग में जो है विभाग के नियम, विभाग के कानून, विभाग की दिनचर्या और विभाग का जो है ये दूसरा रूप होता है। क्यों कि हर आदमी जब विभाग में आता है तो विभाग का कार्य करता है और जब विभाग कार्य करने के उपरांत जब वो जो है स्वतंत्र होता है तब फिर वो अपनी बात करता है। क्यों? अच्छा, इसमें तो बात ये रही। अगला मेरा ये प्रश्न ये भी है कि रामायण के प्रति आपके हृदय में अनुराग जागृत कब से हुआ और इसके पीछे की मूल प्रेरणा क्या है? अगर इस बात को आप अगर मुझे पूछ रहे हैं तो मेरे शुरू से ही मेरे चाचा जी थे जिनका नाम क्षेत्रपाल सिंह था। उनका ये नियम था कि शाम को वो हमेशा नित्य इस काव्य का जो है अनुष्ठान करते थे और मैं उनके पास बैठता था और उसमें मुझे आनंद आता था, मेरी रुचि बढ़ती गई। उसी प्रकार से मैं धीरे धीरे आगे उससे लगाव रखता रहा और हमेशा उससे बगैर पड़े हुए जब तक उसका स्मरण नहीं किया गया तब तक मुझे स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगता था। ये तो हमारे एक चाचा जी थे, उनकी प्रेरणा है। ठीक है, ये चाचा जी की प्रेरणा से बचपन से ही रामायण का पाठ सुनते आ रहे हैं, अतः रामायण इनके हृदय का एक अभिन्न ऐसा हृदयस्थ अंग बन गया
जो इनके जीवन में प्राथमिक स्थान पर आ गया। इसके बाद आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, कृपा कर ये बताएं कि आपने पुलिस में जो अपना करियर आरंभ किया, अधिकतर सेवा जो आपकी रही वो सेवा बदायूं के विभिन्न जिलाधिकारियों के साथ उनके सुरक्षा कर्मी के तौर पर आप रहे हैं। तो आपने अपनी पुलिस की नौकरी और सनातन परिपाटी में रामचरितमानस जो आधारभूत स्तंभ है हमारी सनातन संस्कृति का, ये दो प्रकार की जीवन शैलियों में सामंजस्य कैसे बिठाया? इसके लिए यानी स्वयं की ही रुचि होती है, स्वयं का ही लगाव होता है, स्वयं की ही आस्था होती है, और ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो आप निकालते नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास सुबह से शाम तक कोई भी टाइम आपको ऐसा मिलेगा ही जहां के आप फालतू चर्चाएं जो किया करते हैं, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, तो इन चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए और ये हमको स्वाभाविक ही जो है अच्छी दिखाई नहीं दी। इस आधार पर मैं अपना टाइम जो मैंने निकाला तो मुझे उसी में आनंद आया कि जो ड्यूटी के उपरांत मुझे टाइम मिलेगा वो भगवान राम के ही उन्हीं के गुणानुवाद, उन्हीं का अनुवाद, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को जानना, ये हमारा जो है प्रतिदिन जो है ये दिनचर्या ही रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप अभी तक जो है सेवानिवृत्ति के बाद आपकी उम्र लगभग क्या होगी इस समय? इस समय जो है 81 तो है ही है, तो 81 मतलब हो चुकी है। आप पीडब्ल्यूडी पर निवास करते हैं और वहां से यहाँ तक की प्रतिदिन यात्रा करते हैं, अपने मित्र से मिलने आते हैं। मैंने आपको अक्सर साइकिल पर आते हुए देखा है। तो क्या आप युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में शरीर को सक्रिय रखें, तो सक्रिय रहते हुए शरीर आपका लंबे समय तक साथ देगा? इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, संचालित रखना है, तो उससे व्यायाम आवश्यक है। वो किस रूप से हो, चाहे कि साइकिल के माध्यम से हो, चाहे सुबह जो है योगासन के तरीके से हो, जैसे भी होता है, बशर्ते आप जो है शरीर को व्यायाम में रखें। जी, अब ये बताएं कोई ऐसे जिलाधिकारी जिनसे आप बहुत अधिक प्रभावित रहे और जिनकी कार्यशैली आपके लिए बड़ी मनोहारी और अति विशिष्ट लगी? समस्त जिलाधिकारी तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस होते हैं, समाज सेवी, लोक सेवक होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन आप कोई विशिष्ट जिलाधिकारी के लिए यहाँ पर उल्लेखित करना चाहेंगे जो आपके बहुत करीब रहे हो और आप जिनके अंतर से बहुत करीब रहे हो? हाँ, रहे, लेकिन वो चीज उचित नहीं होती है कि किसी के जाने के उपरांत और उसकी आलोचना की जाए। क्यों? मेरे करीब जो रहे हैं, करीबन तो सभी रहे हैं, लेकिन लास्ट में आकर के जो है श्री राजा राम उपाध्याय जो रहे हैं बदायूं जनपद में, उनका कुछ अनोखा ही रूप था। क्या विशेषताएं थी उनके जीवन में? क्या उनके व्यवहार में ऐसी विशेष गुण आपने पाए जिनसे कि आप उनसे बहुत प्रभावित रहे, बहुत प्रसन्न रहे और बहुत श्रद्धावनत भी रहे? हाँ, उनका स्वाभाविक गुण तो मतलब ये था कि वो किसी को भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने आदर सबको दिया। तो ये गुण उनका जो है सबसे विशेष था, तो जो सबको जो है समान रूप से देखते थे और अपना कार्य करने का जो उनका था वो प्राथमिकता के आधार पर, और वो हमेशा करते ही रहे हैं। लगभग कितने जिलाधिकारियों के साथ आपने उनके सुरक्षा कर्मी के तौर पर लगभग काम किया होगा? कुछ के नाम और के नाम याद होंगे, आपको याद रह गए हैं तो बताएं। हाँ, कुछ के नाम याद भी हैं, जैसे सन 84 में, नहीं, हाँ, सन 84 में श्री नभ सिंह नपलचाल जो है डीएम आए थे, जिनका व्यवहार, जिनका कर्तव्य यानी बहुत सुंदर था और सभी को वो प्रिय भी थे। उसके बाद में जो है मतलब बदलते भी रहे, जिनमें अवस्थी साहब जो आए, उनका भी कोई निराला ही था। इस तरीके से आकर के लास्ट में जो है जो राजा राम उपाध्याय जी आए, तो इनका तो जो है जितना कहा जाए उतना कम ही पड़ेगा, और करीबन मेरे हिसाब से उनसे कोई भी बदायूं जनपद का कोई व्यक्ति असंतुष्ट नहीं रहा होगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं, चौहान साहब, ये बताएं कि वर्तमान की जो पीढ़ी है इसमें और आपके समय की जो पीढ़ी थी जब आप स्कूल जाते थे, आपको मूल रूप से क्या अंतर नजर आ रहे हैं? अंतर तो आज बहुत बड़ा हो गया है।
यह हम लोग अगर जाते थे स्कूल के लिए, तो साधारण पजामा, साधारण कमीज, साधारण टोपी, ये हमारी ड्रेस हुआ करती थी। आज का कोई भी बच्चा अगर केजी में भी अगर जाता है तो उसके लिए 2-2, 4-4 सूट होना चाहिए। हर स्कूल की ड्रेस है, इतनी ड्रेस हैं कि जो साधारण मानव के लिए जो है बड़ी कठिन समस्या है ये। और अगर ड्रेस नहीं होती है तो वो बच्चा अपने को जो है बहुत हीन भाव से जो है अपने को देखता है। अच्छा, पुलिस विभाग से आप संबद्ध रहे हैं, तो जरा ये बताइएगा कि पुलिस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान में जो पुलिस की छवि है वो छवि विगत कुछ वर्षों से संभली है और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में तत्परता आई है। उससे पूर्व तो काफी दिक्कतें रही थी। तो वर्तमान में पुलिस को संदेश क्या है, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का और शासन का जो इस समय का जो संयोजन हो रहा है ये कुछ भिन्न है। आप क्या अंतर देख रहे हैं पहले की पुलिसिंग में और आज की पुलिसिंग में? हाँ, मेरे विचार से तो ऐसा है कि ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है जी। पुलिस जो है अपने ऊपर या अपने विचार से कोई भी स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाती थी। आज पुलिस जो है स्वतंत्रता से कार्य कर रही है। हर पुलिस वाले का दायित्व होता है कि वो अपने ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम निष्पक्षता से देना चाहिए। और जहां दबाव आ जाता है तो वो मजबूर हो जाता है। जी, इसका मतलब यह है कि शासन तय करेगा पुलिस की भूमिका कैसी हो। वर्तमान में पुलिस की भूमिका से आप कितने संतुष्ट हैं? हाँ, इस समय की भूमिका पुलिस की जो है करीब बहुत कुछ संतुष्टि है। पहले की भूमिका से अब जो है काफी परिवर्तन आया है, जिससे कि समाज भी जो है ये महसूस कर रहा है कि हम सुरक्षित है। मतलब माफियागिरी खत्म हो रही है, अपराध खत्म हो रहे हैं, तमाम तरह से जो रोड होल्ड अप हुआ करते थे वो समाप्त हो गए हैं और तुरंत एक्शन की संस्कृति को जन्म मिला है योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आने से और नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने से। आप ऐसा मानते हैं? जी हाँ, ये तो जो है पूर्ण तरीके से कहेंगे कि जो परिवर्तन आया है बहुत सुंदर है, समाज के लिए जो है एक प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, आप राम के अनन्य भक्त हैं। प्रभु श्री राम प्रतिष्ठित और अधिष्ठित होने वाले हैं अपने गर्भगृह में। आप क्या अनुभव कर रहे हैं? हाँ, राम तो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं। और राम के प्रति जिसकी आस्था है, वो जिसकी आस्था है वो हमेशा जो है निर्भीक है, निर्द्वंद है। बहुत बढ़िया। प्रभु श्री राम की स्थापना होने वाली है और सैकड़ों वर्षों के बाद, तो राम के अनुगामियों के लिए, राम के भक्तों के लिए तो बहुत अच्छा सुंदर विचार और सुंदर घटना है। ये हृदय को गदगद करने वाली है और संपूर्ण राष्ट्र के लिए लोक कल्याणकारी है, मैं ऐसा मानता हूं। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? जी हाँ, मैं भी ऐसा। गोस्वामी जी ने तो ये लिखा हुआ है कि राम कृपा ना सहे सब रोगा, जो ये ही भांति मिले संयोगा। दूसरी बात भी एक बात आती है और भी जगह कहता है, राम भगति सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। राम कथा कले बेटप कुठारी, सादर सुनो गिर राजकुमारी। इस मानस में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी कृत्य ऐसा नहीं है, चाहे दोस्त के प्रति हो चाहे दुश्मन के प्रति हो, जो रामायण में नहीं दर्शा। ये हमारा जीवन का पथ प्रदर्शक है जो हमको शिक्षा देता है। या लिहाजा अगर इस रामायण को पढ़ करके और समझ करके उस रास्ते को अपनाया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पूर्ण तरीके से इसे संतुष्टि न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चुन्नीलाल वासना जी के लिए और श्रीमान नरेश सिंह चौहान के लिए, दोनों के लिए विशेष चैनल की ओर से धन्यवाद है।
आप सभी ने, दोनों लोगों ने समय दिया, इसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे।